शौहर को नींद में बातें करने की आदत थी। एक दिन उसने नींद में ऐसा राज खोला कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं अगले ही दिन पागल खाने गई और वहां की हामला औरतों से मिलने लगी, क्योंकि रात शौहर ने नींद में बताया था कि उसने अपनी पागल बहन को, मेरा नाम शिफा है, मैं एक बड़े शहर की रहने वाली हूँ। बड़े शहरों की भी बड़ी ही कहानियां होती हैं। यहाँ जिंदगी चलती नहीं बल्कि दौड़ती है। हर एक अपने अपने कामों में मसरूफ होता है। हर एक को अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने की बहुत जल्दी होती है। यहाँ इस भाग दौड़ में इंसान ही इंसानों से दूर होते जा रहे हैं। गोया हर एक अपने आप में एक मशीन बन के रह गया है। मैं भी इस शहर की इस भागती दौड़ती जिंदगी का एक हिस्सा थी। मेरे घर में कुल 6 अफराद थे और कमाने वाली वाहिद मैं थी। मेरे अब्बा कुछ साल पहले ही वफात पा चुके थे। मैं बहन भाइयों में चौंके सबसे बड़ी थी। तभी मैंने ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली। मेरे पास कोई खास तालीम तो नहीं थी, मैंने बस मैट्रिक किया हुआ था, इसलिए मैं जानती थी कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे एक मामू एक फैक्ट्री के मैनेजर को जानते थे, तो उन्होंने मुझे बात करके वहां पर काम करने के लिए रखवा दिया। मेरा काम वहां पर सिलाई का था। मुझे ये काम आता नहीं था, मगर फैक्ट्री वालों ने मुझे सारा काम खुद सिखाया था और मेरी तरह वहां और भी बहुत सी लड़कियां और औरतें काम करती थी। मैं वहां सबसे कम उम्र थी। सुबह सुबह मैं 7 बजे घर से निकल जाती थी और फिर शाम को 5 बजे मेरी वापसी होती थी। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी, मगर फिर भी किसी न किसी तरह गुजारा हो ही जाता था। मेरी अम्मा घर पर कपड़े सिलाई कर लेती थी। इसी तरह किसी न किसी तरह हमारा गुजारा हो जाता था। हमारा घर किराए का था। हर महीने की 6 तारीख को मालिक मकान किराया लेने सुबह ही सुबह आ जाता था। वो एक दिन की भी रियायत नहीं देता था, इसीलिए 6 तारीख को हर हाल में मुझे किराया तैयार रखना होता था। इसके अलावा मुझे बहन भाइयों की स्कूल की फीस भी देनी होती थी। मेरे पास महीने के शुरू में ही पैसे खत्म हो जाते थे। पूरा महीना बहुत ही मुश्किलों से गुजरता था। इन हालात में कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाऊं। तभी मेरी निगाहों के सामने मेरे मासूम बहन भाइयों का और मेरी मजबूर माँ का चेहरा लहराता था और फिर मैं दोबारा अपने अंदर एक नई हिम्मत पैदा करके उठती थी। मैं अभी कम उम्र थी। इतनी मेहनत से और जिम्मेदारियों से बहुत ज्यादा थक जाती थी। मेरी हम उम्र लड़कियां बालियां इस उम्र में हर चीज से बेपरवाह होकर अपनी जिंदगी के हर पल को एंजॉय करती थी। इधर से उधर तितलियों की मानित उड़ती फिरती थी, मगर मैं इस उम्र में घर भर की जिम्मेदारी उठाए हुए थी। मेरे शबो रोज बस परेशानियों और मुश्किलात से अटे पड़े थे। मेरी जिंदगी में खुशी की कोई रमक न थी। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वो एक पसमानदा इलाके में था और वो इलाका बहुत ही ज्यादा पसमानदा था। हमारा मोहल्ला भी कोई अमीर लोगों का नहीं था। हमारी गली हर वक्त गटर के पानी से भरी रहती थी। गली काफी तंग थी, जिसकी वजह से वहां आना जाना बहुत मुश्किल होता था। गली के कोने पर बने चबूतरे पर हर वक्त फारिग तरीन लड़के बैठे हर वक्त आती जाती लड़कियों को ही घूरते रहते थे। और रही बात मोहल्ले की औरतों की, तो वो अपने शोहरों और बच्चों को स्कूल और काम पर भेजकर दरवाजों पर खड़े होकर एक दूसरे की बुराइयां ही करती रहती थी। हमारी गली से बस चंद गलियां छोड़कर ही मेरे मामू का घर था। मेरी मामी एक बहुत ही शातिर किस्म की चालाक औरत थी। वो मामू को अपनी मुट्ठी में ही रखती थी। मोहल्ले में किसी से उनकी नहीं बनती थी। वो बहुत झगड़ालू औरत थी, हर एक से झगड़ा करती रहती थी। मैं इनके यहाँ बहुत कम जाती थी, वो भी सिर्फ नानी की वजह से। नानी वहीं रहती थी। अम्मा ने और मैंने उन्हें 1000 बार कहा कि हमारे साथ आकर रहें, मगर वो कभी नहीं मानती थी। उनकी एक ही जिद थी कि वो अपने बेटे के पास ही रहेंगी और एक बस इसी बात पर मामू मुमानी के सामने डट जाते थे। इन्हें अपनी अम्मा से बहुत लगाव था और इनका बहुत ख्याल भी रखते थे। मामू की 2 बेटियां थीं और दोनों ही अपनी माँ का अक्स थीं। वो इंतहाई जिद्दी और नखरेली थीं। उन्हें बिगाड़ने में मामी का ही हाथ था। उन्होंने उन्हें खुली छूट दे रखी थी। दोनों ही मुझसे बड़ी थीं। एक का नाम रानिया था और दूसरी का नाम शाजिया था। रानिया बड़ी थी और एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी। रोज ढेरों मेकअप लगाकर और इंतहाई फिटिंग वाले कपड़े पहनकर जाती थी। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन वो किसी न किसी लड़के के साथ वापस आ रही होती थी, जो उसे गली के कोने पर उतार कर जाता था। रोज रोज की इस तमाशे से मोहल्ले के लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया और मामी के मुंह पर उन्हें ताने देने लगे, मगर मामी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो कहती थी कि लोग उनकी बेटी की तरक्की से जलते हैं, क्योंकि मोहल्ले में किसी की बेटी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं करती ना।
मामू लोगों की बातें तो सुनते थे, मगर मामी के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। मामी बहुत लालची औरत थी, पैसे के पीछे मरती थी और पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो अपने इन रिश्तेदारों से जो उनसे ज्यादा करीब थे मिलती जुलती बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी दूसरी बेटी कॉलेज की स्टूडेंट थी और हर वक्त फैशन ही करती रहती थी। उसको भी पढ़ने बढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। हर वक्त तो वो टिकटॉक पर वीडियोस ही बनाती रहती थी या फिर छत पर खड़ी आसपास के लड़कों के साथ आंख मटक्का करती रहती थी। आधा दिन तो वो छत पर ही रहती थी और बाकी का आधा दिन अपने मोबाइल के साथ ही चिपकी रहती थी। कहने को तो वो मेरे सगे मामू की बेटियां थी और मेरी कजन थी, मगर मेरी और उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मैं वैसे भी अपने ही मसलों में मगन रहती थी, मगर फिर भी उनसे मेरी रस्मी सलाम दुआ थी बस। जब भी कभी मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की तो दोनों ने मुंह ही फेर लिया। इनके मुताबिक मैं उनके स्टेटस के लायक नहीं थी। मुझे उनकी ऐसी बातों पर हैरानी होती थी कि खुद भी वो इसी मोहल्ले में खेल कूद कर बड़ी हुई थी और अब अचानक से उनका स्टेटस ही बदल गया था। इन्हीं दिनों अम्मा की तबीयत बहुत खराब रहने लग गई। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे मदद लूं। मैं एक दिन सुबह उठी तो देखा अम्मा अब तक नहीं उठी थी। किचन की लाइट भी बंद थी, वरना जब मैं उठती थी तो वो मुझसे पहले ही उठकर नमाज पढ़कर नाश्ता बनाने लग जाती थी। आज खिलाफे मामूल वो नहीं उठी थी। कहीं उनकी तबीयत ज्यादा तो नहीं बिगड़ गई। यही सोचते मैं तेजी से कमरे की तरफ बढ़ी। लाइट ऑन करके देखा तो वो बिस्तर पर लेटी करा रही थी। मैं तेजी से अम्मा के पास गई और उनकी पेशानी पर हाथ रखा तो उन्हें तेज बुखार हो रहा था और वो गनूदगी में थी। मैंने जल्दी से उठकर मोबाइल उठाया और मामू का नंबर मिलाया। एक दो बार बेल जाने के बाद उन्होंने फोन उठा लिया। मैंने उन्हें जल्दी से अम्मा की तबीयत का बताकर आने को कहा और खुद फोन रखकर मैं अपना बटुआ चेक करने लगी। कुछ पैसे इसमें रखे थे। मैं मुतमईन हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा बजा तो मैंने जाकर खोला। सामने मामू परेशान से खड़े थे। दरवाजा खुलते ही बोले, क्या हुआ नसीम को? मैं उन्हें लेकर अंदर गई। वो अम्मा की हालत देखकर घबरा गए और बोले, हमें इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाना होगा। तुम इनका ध्यान रखो, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। ये कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ गए। मैं अम्मा का हाथ पकड़े परेशानी से उनके पास ही बैठ गई थी। मामू रिक्शा लाए तो मैंने उनकी मदद से अम्मा को रिक्शे में बिठाया और जल्दी से पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली फारिया को सारी सूरत हाल बताकर घर पर बच्चों के पास रुकने को कहा। वो फौरन घर चले गई। फिर मैं और मामू अम्मा को लेकर अस्पताल चले गए। ये एक सरकारी अस्पताल था। सच शुक्र कि वो हमारे घर के करीब ही था। तभी हम जल्द वहां पहुंच गए। अम्मा को फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया। मैं और मामू बाहर इंतजार करने लगे। 2 घंटे हो गए थे। फिर जाकर डॉक्टर बाहर आई और उसने बताया कि अम्मा के कुछ जरूरी टेस्ट वगैरह करवाने होंगे, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मामू ने मुझे कहा कि बेटा तुम काम पर चली जाओ, मैं नसीम का ख्याल रख लूंगा, मगर मैंने मना कर दिया। मैं अम्मा को इस हाल में छोड़कर हरगिज कहीं नहीं जा सकती थी। मैंने फैक्ट्री फोन करके अम्मा की तबीयत का बताकर छुट्टी ले ली। बच्चों का ख्याल आया तो फारिया को फोन करके उनके बारे में तसल्ली कर ली। कुछ देर बाद अम्मा को टेस्ट के लिए ले जाया गया था। इसी सब में दोपहर हो गई थी। मामू भी भाग दौड़ से काफी थक गए थे। 2 बजे हम फारिग हुए और अम्मा को घर ले आए। फिलहाल तो डॉक्टर्स ने दवाइयां दे दी थी, मगर असल बात कल रिपोर्ट्स आने पर ही पता चलनी थी। हम घर पहुंचे तो मामी भी वहां मौजूद थी। मैं इनकी मौजूदगी पर हैरान तो हुई, मगर कुछ बोली नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अम्मा का पूछते नहीं बल्कि मामू की चौकीदारी करने आई हैं। मैं उन्हें नजरअंदाज करके अम्मा को लिए अंदर चली गई। फारिया ने मामू से चाय का पूछा, मगर उन्होंने मना कर दिया। उन्हें ऑफिस जाना था। आधे घंटे की छुट्टी ली थी उन्होंने और अब उन्हें जल्दी जाना था। इनके चले जाने के बाद मैंने अम्मा को यखनी बना कर दी। बच्चे भी परेशान हो गए थे अम्मा की तबीयत की वजह से। अगले दिन मैं काम पर गई तो मालूम हुआ कि हमारे पुराने हेड जा चुके हैं और उनकी जगह न्यू हेड रखने के लिए आज इंटरव्यूज हो रहे थे। बस गिने चुने लोग ही इंटरव्यू में आए थे। मैंने एक सरसरी सी निगाह डाली थी। 2-3 तो बड़ी उम्र के मर्द थे, मगर एक जवान लड़का था जो शक्ल से काफी शरीफ और मुहज्जब लग रहा था। मैं अंदर गई तो सब औरतें मुझसे मेरी अम्मी की तबीयत का पूछने लगी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो बेहतर हैं। मैंने वहां मौजूद एक लड़की से पूछा, बाहर हेड के लिए इंटरव्यूज हो रहे हैं क्या? तो उसने बताया, हाँ, पिछले हेड अचानक छोड़ गए हैं। शुक्र है चले गए हैं। इतने सख्त थे जैसे हम इंसान नहीं मशीन हो। वो सही ही तो कह रही थी। इतना काम करवाते थे हम सबसे।
और बात पे बात दूसरों को बेइज्जत करना उन्हें बहुत पसंद था। मेरी तबीयत बहुत डल महसूस हो रही थी आज मुझे। मैंने खुद को हाथ लगाया तो हल्का बुखार महसूस हो रहा था। मैंने बिना दवा लिए काम करना शुरू कर दिया। शाम तक मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। मैं वापसी पर बस के इंतजार में स्टॉप पर खड़ी थी। मेरी हालत अब बहुत खराब हो रही थी। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आज तो बस भी नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। तभी मुझे एकदम से चक्कर आया तो मैं लड़खड़ा कर वहीं गिर गई थी और बेहोश हो गई। मेरी जब दोबारा आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। कुछ लम्हे लगे थे मुझे हवास में वापस आने में। मैंने बेड से उठने की कोशिश की तो मेरे मुंह से कराह निकल गई। मेरे सर के पिछले हिस्से पर शदीद दर्द हो रहा था। इसी पल मुझे ख्याल आया कि मुझे यहाँ पता नहीं कौन लाया होगा। मैंने इधर उधर देखा तो वहां कोई नजर न आया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। मुझे लगा मैंने उसे कहीं देखा है। गौर किया तो याद आया फैक्ट्री में ये इंटरव्यू देने आया था। मेरे पास आकर वो बैठ गया और बोला, तुम ठीक हो? मैंने कहा, जी, मगर आप कौन? तो वो बोले, मैं ही आपको लाया था यहाँ पर। आप शायद फैक्ट्री में ही काम करती हैं। मेरा नाम राफे है। आपकी हालत काफी खराब थी तो मैं आपको सीधा अस्पताल ले आया। मैंने कहा, आपका शुक्रिया, अब मुझे घर जाना है। तो उसने कहा, मुझे बता दें, मैं आपको छोड़ आऊंगा। फिर उस दिन वो मुझे अपने साथ घर तक छोड़ कर गया। मैंने और अम्मा ने उसका शुक्रिया अदा किया। अम्मा ने उसे बैठने और चाय पीने को कहा तो उसने नरमी से मना कर दिया और कहा कि फिर कभी। इस पूरी रात में सिर्फ उसी के बारे में सोचती रही। फिर इन्हीं सोचों में डूबे मेरी आंख लग गई थी। अगली सुबह मैं जल्दी निकल आई थी क्योंकि आज मुझे अम्मा की रिपोर्ट्स भी लेनी थी। मैं जल्दी से अस्पताल की रिपोर्ट्स ले ली। अम्मा की रिपोर्ट्स लेकर मैं धड़कते दिल से डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया कि अम्मा को टीबी है। अगर इनका मुस्तकिल इलाज ना करवाया गया तो ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। मैं तो डॉक्टर के मुंह से टीबी का सुनकर ही परेशान हो गई। घर पहुंचकर मैंने अम्मा को तो कुछ नहीं बताया, मगर जब मामू ने पूछा तो मैं उनके सामने रो दी और उन्हें डॉक्टर की कही सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर तो वो भी बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, बहन को मैं खुद बता दूंगा। फिर पता नहीं कैसे उन्होंने अम्मा को ये सब बताकर इलाज के लिए राजी किया। अम्मा का इलाज शुरू हुआ तो मेरा खर्चा भी बढ़ गया। मामू ने मेरी सब में बहुत मदद की। मुझे बस एक चीज की ख्वाहिश थी कि बस अम्मा ठीक हो जाएं और कुछ नहीं। अम्मा का हम सब हर तरह से ख्याल रख रहे थे कि उनकी सेहत किसी भी तरह खराब ना हो। मैं रोज फैक्ट्री जा रही थी। 2 दिन बाद ही मुझे वहां राफे दिखा। मैंने हैरत से उसे देखा। उसने भी मुझे देख लिया था। मेरे करीब आकर वो बोला कि हैरान मत हो, मैं भी अब यही काम करने लगूंगा जल्द ही। मैंने उसे मुबारकबाद दी। राफे मुझे आज फिर मिल गया। वापसी पर वो अब हर रोज ही फैक्ट्री आने लगा था। वो पढ़ा लिखा था तो उसे फैक्ट्री में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई। वो हमारे ही डिपार्टमेंट का हेड तैनात हुआ था। मैं उसे पहले से जानती थी, मगर फिर भी वो मेरे काम के मामले में ढील नहीं देता था। वो अपने काम से बहुत ईमानदार था और काम के मामले में वो बिल्कुल भी रियायत नहीं देता था। वैसे उसका रवैया सबसे अच्छा होता था, वरना हमारा पिछला हेड तो बहुत ही बदतमीज और सख्त था, जिसकी वजह से सभी उससे तंग रहते थे। अब हम काफी सुकून में आ गए थे। राफे से मेरी बहुत अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी। मुझे कभी अंदाजा ना हुआ कि वो मुझे पसंद करने लगा है। इस बात का अंदाजा तो तब हुआ था जब अम्मा ने एक दिन बताया कि राफे ने तुम्हारा रिश्ता भेजा है, और मैं तो ये सुनकर बहुत ही शौक हो गई थी। राफे ने मेरा रिश्ता भेजा था, ये बात ही मेरे लिए काफी हैरानकुन साबित हुई थी, क्योंकि अब तक हमारे बीच ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी, इसलिए मैं हैरान थी। अम्मा ने बताया कि उसकी भाभियां और भाई आए थे और वो तुम्हारे लिए राफे का रिश्ता चाहते हैं। मैंने कहा, अम्मा, मैं क्या कह सकती हूँ, आपको जो भी फैसला हुआ मुझे मंजूर होगा। इतने अरसे में अम्मा राफे को तो अच्छे से जान ही चुकी थी। उन्हें वो दामाद के रूप में बहुत पसंद था। जब मामी को पता चला कि राफे ने रिश्ता भेजा है तो उन्होंने खूब वावेला किया और कहा कि शिफा काम के बहाने और मदद के बहाने इस लड़के से मेल मिलाप बढ़ा रही है। मामी की तरफ से लगाए जाने वाले मुसलसल इल्जामात की वजह से मेरा दिल करता था कि मैं इनको जवाब दूं, मगर मैं अम्मा की खातिर चुप रहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी अम्मा को ये कहे कि उन्होंने मेरी तरबियत ठीक नहीं की। बस एक यही वजह थी कि मैं चुप रहती थी, वगरना भाभी की अपनी बेटियां क्या क्या करती फिरती थी ये सारे मोहल्ले को अच्छे से पता था। सब जानते और अच्छे से वाकिफ थे
कि उनकी बेटियां क्या क्या गुल खिलाती फिरती हैं, और राफे से तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं था। ना ही हमारे बीच कभी ऐसी कोई बात हुई थी, ना ही हमने कोई अफेयर चलाया था, और ना ही हमने घूमते फिरते अपना वक्त बर्बाद किया था। उसने तो आज तक मुझसे कोई गलत बात तक ना की थी, बल्कि बहुत ही शराफत से और इज्जत से मेरे लिए रिश्ता भिजवाया था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, दूसरों की इज्जत करना जानता था। इसके घर वालों ने बहुत ही प्यार से और मान से मेरा रिश्ता मांगा था। मैं भी बहुत ही खुश थी। पहली बार जिंदगी में किसी ने मुझे इतना मान दिया था और मुझे अपनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। और बस यही बात मामी को बुरी तरह चुभ रही थी। उन्हें लगता था कि मैंने खुद ही उसे अपने पीछे लगाया है और जोरदार चक्कर चलाकर उसे रिश्ता भेजने पर मजबूर कर दिया है। और आजकल वो किसी न किसी बहाने से हमारे घर मुसलसल चक्कर लगाती थी। मैं उनके इरादे खूब समझ रही थी। उन्हें चस्के लेने के लिए कोई ना कोई बात चाहिए थी, और इसी बात का सिरा उनके हाथ नहीं आ रहा था। अम्मा भी उनके इरादों से खूब वाकिफ थी, मगर वो मुरब्बत की मारी थी, इसलिए मुंह से कुछ भी ना कहती थी। मैं अम्मा को कुछ कहने के लिए मजबूर भी नहीं करती थी। अम्मा पहले से काफी बेहतर हो रही थी और मेरे लिए बस यही काफी था। अम्मा ने मामू को एक दिन बुलाया और उनसे इस रिश्ते की मुशावरत की। मामी भी साथ थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि ये रिश्ता किसी भी तरह ना हो। अम्मा ने मामू से कहा कि वो लड़के के बारे में तहकीक वगैरह करवा दें कि कैसा है, किन के साथ उठना बैठना है इसका। ये सब मामू ने उस वक्त अम्मा को इत्मीनान दिलाया कि हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। मगर मैं जानती थी कि मामी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगी, और यही हुआ। जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। एक दिन छुट्टी वाले दिन मैंने खीर पकाई। अम्मा को बहुत पसंद थी, तो मैं नानी को भी देने चली गई। साथ मेरा इरादा था कि नानी को वापसी पर साथ ले आऊंगी 1-2 दिन के लिए, क्योंकि अम्मा उन्हें कल से बहुत याद कर रही थी। मैं खीर 2 प्यालियों में डाले अम्मा को बताकर मामू के घर की तरफ चली गई। एक प्याला मामू लोगों के लिए और एक नानी के लिए रखा था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर एक ही प्याला लेकर गई तो नानी को 1 चम्मच भी नहीं मिलेगा। मैं घर के सामने पहुंची तो देखा सामने से खुले दरवाजे से रानिया बाहर आ रही थी। इसे निकसिक से तैयार देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि आज तो छुट्टी थी और वो कहाँ जा रही थी। वो मेरे पास से बिना कोई सलाम दुआ किए तेजी से बाहर निकल गई। मैं सर झटकते दरवाजे पर दस्तक देने लगी तो अंदर से शाजिया की आवाज आई कि आ जाओ। उसने शायद मुझे देख लिया था। मैं अंदर आई और उससे कहा कि मैं खीर लेकर आई हूँ, तो वो बोली अंदर जाकर किचन में रखाओ, और ये कहकर वो ऊपर चली गई थी। अजीब लोग थे ये भी, किसी घर आए को भी नहीं पूछते थे। मैं एक प्याला उठाकर नानी के पास चली गई। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वो बिल्कुल ही तन्हा होती थी। रानी और शाजिया के पास उनके पास बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता था। और रही बात मामी की, वो तो पहले ही नानी के पास रहना पसंद नहीं करती थी। मुझे नानी की ये हालत देखकर बहुत ही दुख होता था। अभी भी वो अकेली ही लेटी हुई थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर फौरन से खुशी की रमक आ गई थी। मैं उनके पास जाकर बैठी और बोली, नानी आप मेरे साथ चलें, मैं आपको लेने आई हूँ। अम्मा भी आपको बहुत याद कर रही हैं। मैं आपके लिए खीर बना कर लाई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए। फिर मैंने नानी को खीर खिलाई और साथ ही उनसे बातें करने लगी। उन्होंने कुछ देर बाद मुझसे पानी मांगा तो मैं उठकर किचन में उनके लिए पानी लेने चली गई। अभी मैं किचन में दाखिल ही हुई थी कि अचानक से मुझे मामी की आवाज सुनाई थी, तो मैं बेसाख्ता आगे होकर उनकी बातें सुनने लगी। मेरा वैसे हरगिज ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर उनके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं उनकी बात सुनने पर मजबूर हो गई थी। वो मामू से बात कर रही थी और उन्हें कह रही थी कि आप इस लड़के के बारे में कोई तहकीक नहीं करवाएंगे। हमारे अपने घर में 2 बेटियां हैं और वो लड़का पैसे वाला और अच्छे कमाने वाला है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो वो हमारा दामाद भी बन सकता है। मामू ने जवाबन कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो भी मेरी बेटी की तरह है और किसी का नसीब हम किसी से छीन नहीं सकते। और अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारी बेटियों को भी ऐसा बर मिले तो उन्हें भी पहले शफा की तरह बनाओ, उनकी हरकतें और रविश ठीक करो। अगर तुम मोहल्ले की औरतों से झगड़े करने और दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाने की बजाय अपनी बेटियों की तरबियत पर तवज्जो दी होती तो आज वो इतनी बदतमीज और आवारा मिजाज ना होती। एक बड़ी है जिसे अपनी नौकरी का बहुत घमंड है और आए रोज किसी न किसी नए लड़के के साथ घूमती फिरती है और मोहल्ले भर में मुझे बेइज्जत करवाती है। और छोटी वाली को अपने मोबाइल और छत से ही फुर्सत नहीं। कभी तुमने सोचा है या इससे पूछा है कि वो छत पर करती क्या है हर वक्त?
मामू की बात के जवाब में मामी हंसपे मामूल गुस्से में आ गई, इसलिए मामू को बोली, आप भी आजकल बहुत बोलने लगे हैं, रोज रोज अपनी बहन के घर के चक्कर जो लगा रहे हैं, तो यही अब पट्टियां पढ़ा रही हैं वो। मुझे नानी ने आवाज दी तो मैं अंदर चली गई और नानी को पानी दिया। नानी बोली, पानी लेने गई थी या बनाने, इतनी देर लगा दी। मैंने कहा कुछ नहीं और बोली, नानी चले उठे, तैयार हो, हम घर चले। मैं बाहर जाकर मामी को बताई कि मैं नानी को 1-2 दिन के लिए साथ लिए जा रही हूँ, तो उन्होंने नाक भूंज चढ़ाकर कह दिया, ठीक है ले जाओ। उनको तो वैसे ही नानी से छुटकारा चाहिए होता था, वो तो बस मामू की वजह से उन्हें बर्दाश्त करते थे। मैं जाने लगी तो मामू भी मेरे साथ ही हो लिए। हम दोनों नानी को लेकर घर आए। नानी को अम्मा और मामू के साथ बिठाकर मैं किचन में चली आई थी। चाय चढ़ाकर साथ ही मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं जानती थी कि मामी बहुत ही भोड़ औरत है, उन्हें घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। इनके घर अक्सर ही बाहर से खाना आता था। मुझे लगता था कि मामू बेचारे इसीलिए तंग थे। कौन इतना बर्दाश्त करता है जितना मामू कर रहे थे। वो बहुत अच्छी फितरत के हामिल शख्स थे और उनकी इसी फितरत का फायदा मामी ने खूब उठाया था। वैसे तो मामू कुछ नहीं कहते थे, मगर रोज बरोज रानिया की बढ़ती बेराह रवी की वजह से अब वो सख्ती करने लगे थे। उन्हें डर था कि वो खुद को किसी गलत काम में न डाल ले। मैं चाय बनाकर अंदर दे आई और खुद सालन भूनने लगी। बहन भाई छुट्टी की वजह से अंदर बैठे खेल रहे थे। शुक्र था वो मुझे ज्यादा तंग नहीं करते थे। पढ़ाई में भी सब बहुत अच्छे थे। अम्मा अंदर बैठी मामू से रिश्ते के बारे में ही बात कर रही थी। 2 दिन बाद मामू ने अम्मा को बताया कि उन्होंने तहकीकात करवा ली है, सब ओके है। फिर मेरा रिश्ता कबूल करके मुझे राफे के नाम से मंसूब कर दिया गया। मैंने राफे से बस एक बात कही थी कि मैं शादी के बाद भी काम जारी रखूंगी और अपने घर वालों का खर्चा उठाऊंगी। उसने मुझे लाख कहा कि मैं उनका खर्चा उठा लूंगा, मगर मैंने मना कर दिया तो उसने वादा किया कि वो मुझे काम करने से नहीं मना करेगा। कुछ महीने बाद की बात है कि मामी जो अब तक मेरा रिश्ता तड़वाने की कोशिश में मसरूफ थी और मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी, उनको उनकी ही बेटी ने गलत साबित कर दिया। रानिया अपने ही ऑफिस के बॉस के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी थी और घर से भाग गई थी। ये खबर मामी पर बम बनकर गिरी थी। मामू भी बहुत परेशान थे। हम उन्हें बहुत तसल्ली दी। उन्हीं दोनों मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि राफे ख्याल रखने वाला शख्स था। वो न सिर्फ मेरा बल्कि मेरे घर वालों का भी बहुत ख्याल रखता था, हर एक की इज्जत करता था। अम्मा इसे बहुत पसंद करती थी। अब जल्दी शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। अम्मा ने मुझे कुछ पैसे जो उन्होंने अपने पास रखे थे मुझे कपड़े लेने के लिए दिए, तो मैं फारिया और उसकी अम्मी के साथ जाकर कपड़े ले आई। वैसे भी शादी की तैयारियां बहुत ज्यादा तो नहीं करनी थी, बस जितनी इस्तिताअत थी उसके मुताबिक ही कर ली थी हमने। अम्मा आज बहुत खुश थी। मैंने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा था। मुझे अम्मा को अकेले छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, मगर मामू ने कहा था कि वो अम्मा का और बच्चों का पूरा ख्याल रखा करेंगे, तुम परेशान मत हो। मैंने कहा ठीक है। मामू ने मेरा बहुत साथ दिया था। मामी और बेटियों के मना करने के बावजूद मेरा साथ देना नहीं छोड़ा था। इन्होंने बाप की जिम्मेदारी हर तरह पूरी करने की कोशिश की थी। मुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मैं इनकी ममनू थी। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया था और इस शादी में भी वो चाहे तो खुदगर्ज बनकर सोच सकते थे। मेरी जगह अपनी बेटी का रिश्ता कर सकते थे, मगर उन्होंने खुदगर्जी नहीं दिखाई थी। शादी का दिन आया तो मैं घर पर ही तैयार हो गई थी। फारिया ने मुझे तैयार किया था। बारात के आने का इंतजार कर रही थी। जब अम्मा मेरे पास आई, मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और फिर बहुत सी नसीहतें भी की। बारात आई तो उनके इस्तकबाल के बाद उन्हें बिठा दिया गया। निकाह के वक्त मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। निकाह हुआ तो फारिया मुझे अंदर कमरे में ले गई। अपने साथ मेहमानों को खाना वगैरह दे दिया गया। इनके खाने पीने के बाद रुखसती का शोर उठा। मुझे अम्मा और मामू और नानी ने अपनी दुआओं के ज़ेर असर रुखसत किया। मैं अम्मा के गले लगकर खूब रोई थी। मुझे गाड़ी में बिठाया गया। साथ मेरी 2 जेठानियां भी बैठी थीं। मैं सारा रास्ता रोती ही रही थी। घर पहुंचकर मुझे कमरे में बिठा दिया गया। मेरा ससुराल अच्छा था। मुझे उम्मीद थी कि मैं यहाँ बहुत खुश रहूंगी। मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजा खुला और राफे अंदर आया। इसने मुझे एक अच्छी शुरुआत का यकीन दिलाया था। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी वो। दिन यूं ही गुजर गए। शादी के बाद राफे ने वादा के मुताबिक मुझे काम करने दिया था। मैं सारी तनख्वाह अम्मा को दे देती थी ताकि घर का खर्चा पूरा हो सके।
मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। बस एक मसला था कि राफे को नींद में बातें करने की आदत थी। एक दिन इसी तरह नींद के दौरान वो मुसलसल किसी का नाम ले रहा था। मैंने गौर से सुना तो वो किसी फातिमा का जिक्र कर रहा था और कह रहा था उसने बहन को वहां छोड़ दिया। मैंने सुबह उठकर उससे कुछ नहीं पूछा, मगर अपनी चिट्ठानी से पूछा तो उसने बताया कि फातिमा राफे की बहन है, यानी हमारी नंद। इसकी शादी एक नीम पागल इंसान से हुई थी और उसे मारता था, और जब वो हामला हुई तो तब भी उसने उसे बहुत पीटा था। जब हम लोगों को ये बात पता चली तो उसने उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कि फातिमा एक नीम पागल औरत है। हम उसे अपने घर ले आए। अक्सर वो रातों को डर कर चीख मार के उठ जाती थी। इसकी बिगड़ती हालत की वजह से उसे राफे ने पागल खाने में डलवा दिया। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे वहां डलवा कर भी उसे चैन नहीं। वो ये बात नहीं समझता कि वो पागल नहीं है, बल्कि वो हमारे बीच रहकर ठीक हो जाएगी। तुम ही उसे कुछ समझाओ। मैंने कहा कि मुझे पागल खाने का एड्रेस दे दो। उसने मुझे एड्रेस दिया तो मैं काम पर जाने की बजाय पागल खाने चली गई। वहां जाकर हामला औरतों में फातिमा नामी औरत को ढूंढने लगी। वहां की आया से मैंने पूछा तो उसने कोने में बैठी औरत की तरफ इशारा कर दिया। मैं उसके पास गई तो देखा वो बहुत खूबसूरत थी और चुपचाप उदास सी कोने में बैठी थी। मैंने उसके पास बैठकर कहा कि मैं शिफा, आपकी भाई राफे की बीवी, मैं आपको यहाँ से लेने आई हूँ। कुछ पल वो मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, राफे कभी नहीं मानेगा। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं मनवा लूंगी। फिर मैं वहां डॉक्टर से बात करके उन्हें अपने साथ घर ले आई। उनको मैंने नए कपड़े पहनने को दिए। घर में सब बहुत खुश थे, मगर मैं नहीं जानती थी कि राफे का रिएक्शन क्या होगा। जब वो शाम को वापस आया तो उसको मैंने बताया कि मैं फातिमा आपी को ले आई हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मुझ पर थोड़ा गुस्सा किया, मगर मैंने मना लिया। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। वो अब खुश रहने लगी थी। थोड़े अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा था। घर भर में उसकी चहचहाट से रौनक फैली रहती थी। मेरी जिंदगी राफे की संगत में बहुत ही खुशगवार हो चुकी थी।